हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की कटिंग एज का हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी क्वेश्चंस हमने रखे हैं ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक, यानी कि ये जो क्लास 12th में जो पी ब्लॉक है वहां से। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नोइंग दैट द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स इज डोमिनेटेड बाय इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। लैंथेनाइड्स के बारे में क्वेश्चन है, तो लैंथेनाइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ऊपर आजकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। मतलब इस डीएनएफ चैप्टर के अंदर लैंथेनाइड्स वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आजकल रिसेंटली इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर और इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या साइज़ है, इन सब को लेकर बढ़िया सवाल आने लगे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स फिर भी नहीं, लेकिन लैंथेनाइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और एक इनके बीच जो डिफरेंसेस है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अंदर। तो स्टेटमेंट 1 से शुरू करते हैं। द आयनिक साइज ऑफ लैंथेनाइड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि एटॉमिक साइज में एक जगह पर यूरोपियम पर आकर चेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी जब +3 में बात कर रहे होते हैं तो वहां पर कोई इरेगुलरिटी नहीं है। जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसे चलता जाता है, यानी कि जितना आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, रेगुलरली डिक्रीज करता चला जाता है साइज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि the ionic size of lanthanides in +3 state decreases in general with increasing atomic number। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सा ट्रेंड अप्लाई हो रहा होता है, नॉर्मल सा लॉजिक अप्लाई हो रहा होता है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय द न्यूक्लियस ओवर दी जो लास्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बढ़ता चला जाता है। तो यानी कि साइज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है, बट एटॉमिक साइज के अंदर जब एलिमेंटल स्टेट के अंदर लेकर चल रहे हैं तो वहां पर फिर भी रेगुलरिटी है यूरोपियम पर आकर, लेकिन यहां फिर भी नहीं है। +3 स्टेट के अंदर ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और हमें बतानी है इनकरेक्ट। लैंथेनाइड इन +3 स्टेट कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस, तो यही स्टेटमेंट गलत है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड। नॉर्मल सा जो हम जैसे हम डी ब्लॉक कंपाउंड्स के अंदर देखते हैं वही सेम लॉजिक्स, वही सेम सारी चीज़ें लैंथेनाइड्स को देखने पर भी मिलती हैं। वही जैसे वहाँ पर डी ट्रांजिशंस होते हैं, यहाँ पर एफ ट्रांजिशंस होते हैं। जैसे वो सारे कंपाउंड्स जनरली कलर्ड हैं, ऐसे एफ ब्लॉक के भी कंपाउंड्स ज़्यादातर कलर्ड हैं। तो इन्होंने बोला है जनरली दे आर कलरलेस, नो दे आर जनरली कलर्ड, दे आर कलर्ड। ओके, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 2। बाकी लेकिन आगे जो और ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। लैंथेनाइड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोक्साइड्स आर मेनली बेसिक इन नेचर, तो वो होगा जितने भी लैंथेनाइड्स हैं जनरल फॉर्मूला बनेगा LnOH होल थ्राइस। तो लैंथेनाइड्स का अब क्योंकि मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं तो पानी में जाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस को इंक्रीज करेंगे, तो दे आर जनरली बेसिक, दे आर बेसिक इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन 4 है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ लैंथेनाइड आयंस द बॉन्डिंग इन इट्स कंपाउंड्स इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन कैरेक्टर। तो ये वाली बात भी ठीक है क्योंकि फजांस रूल जब अप्लाई करते हैं तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग अगर कैटायन के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसका एनायन को पोलराइज करने की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लैंथेनाइड्स के जो साइजेस हैं वो क्योंकि काफ़ी बड़े हैं तो इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, और पोलराइजिंग पावर अगर ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर अप्लाई नहीं करवा पाएगा एनायन के साथ। तो प्रीडोमिनेंटली मेजरली दे आर आयनिक इन नेचर। तो ये वाली बात भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 2 क्योंकि लैंथेनाइड इन +3 स्टेट आर कलर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है मैच द कैटलिस्ट टू द करेक्ट प्रोसेस। तो यहां पर इन्होंने डी ब्लॉक या डी ब्लॉक के कंपाउंड्स का एप्लीकेशन पूछा है कि कौन सी चीज किस के सिंथेसाइज में या फिर किस पॉलीमराइजेशन में यूज होता है या उसका कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत अच्छा है कि आपको अगर कोई 1 या 2 भी आते होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे कि V2O5 जो है इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि 2-3 जगह आ चुका होता है। V2O5 के बारे में एक बार सबसे पहली बार जो इंट्रोडक्शन होता है वो सरफेस के अंदर होता है कि ये कैसा कैटलिस्ट है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है तो कैसे काम करता है और किस जगह पर यूज़ होता है। तो ये मेजरली यूज़ होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में
इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पर यूज होता है। फिर ये आ जाता है जब पी ब्लॉक कर रहे होते हैं, वहां पर पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन है ही सही। और फिर तीसरी बार V2O5 के बारे में जानकारी दी जाती है DNF ब्लॉक के अंदर, जहां पर हम डी ब्लॉक के कंपाउंड्स का एप्लीकेशन देख रहे होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो V2O5 जो होता है ये यूज होता है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं फ्रॉम SO2। SO2 को पहले फिर आप O2 के साथ रिएक्शन करवाकर जब SO3 में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो SO2 को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है V2O5। तो कम से कम V2O5 का कंफर्म है कि थर्ड होगा। तो और ऐसा आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पर D थर्ड के साथ मैच करा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है इस लिस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। बाकी और सारे मैच करा लेते हैं। TiCl3 जो होता है ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज होता है इन दी पॉलीमराइजेशन इन पॉलीथीन। पॉलीथीन को बनाने के लिए जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। PDCl2 है, ये यूज होता है इन वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस के अंदर हम किसी एल्कीन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं एल्डिहाइड के अंदर, तो वहां पर PDCl2 यूज होता है। और CuCl2 यूज होता है इन डैकन्स प्रोसेस। डैकन्स प्रोसेस के अंदर Cl2 बनाई जा रही होती है फ्रॉम HCl। वहां पर क्या है कि HCl और O2 को यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटालाइज करवाता है और वो Cl2 में कन्वर्ट होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ केमनोफोर। तो इनके बारे में मतलब जब डी ब्लॉक की बारी आ जाती है तो डी ब्लॉक के अंदर जनरली ऐसा हो जाता है कि जो कंपाउंड्स कलर्ड हैं उनका हम आंख बंद करके मार्क कर देते हैं कि डी ट्रांजिशन होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा जहां पर भी आपका K2Cr2O7, K2CrO4 या केमनोफोर, अगर इन दो तीन चीजों को लेकर क्वेश्चन है, क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन स्टेट चल रहा है क्रोमियम का चल रहा है +6, यहां पर क्रोमियम है इन +6, यहां पर मैंगनीज है +7। तो क्रोमियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं, मैंगनीज के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है। तो ये जो वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो मैंगनीज के पास है ही नहीं, क्योंकि मैंगनीज यहां पर चल रहा है +7 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में है ही नहीं तो फिर डी ट्रांजिशंस कैसे होंगे। तो इसीलिए इन तीनों के तीनों केसेस का आंसर कभी भी डी ट्रांजिशंस नहीं होंगे। तो इनमें से इनका जो आंसर है वो बनता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये जो LM लिखा हुआ है, L का मतलब है लिगेंड, M का मतलब है मेटल। तो लिगेंड है यहां पर ऑक्साइड आयन, तो वो ऑक्साइड जो है डबल बॉन्ड O जो ऑक्सो बॉन्ड लगा रखा है मैंगनीज या Cr के साथ, वहां से बाहर से मैंगनीज या क्रोमियम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो इसे कहा जाता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर। तो इसीलिए इन तीनों के तीनों केसेस का हमेशा आंसर बनेगा LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एक्टिनाइड्स आर शोन बाय। तो जनरली जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो +3 और +4 ही शो कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें से ये नेप्टूनियम और प्लूटोनियम ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +3 से लेकर +7 तक शो करते हैं। तो इन दो केसेस को आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पर ये नेप्टूनियम और प्लूटोनियम +3, +4, +5, +6 और +7 ये सारी की सारी एक वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। अदरवाइज सारे जो एक्टिनाइड्स हैं या तो +3 या फिर +4 ही शो कर रहे होते हैं। तो इसीलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है। आंसर है इसका नेप्टूनियम एंड प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग ईच रिएक्शन। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस रिएक्शन के टाइम पर कौन सा गैस लिबरेट होती है। तो ये जो अमोनियम क्रोमेट है, अमोनियम क्रोमेट को जब हीट किया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है N2 और Cr2O3। तो यहां से जो लिबरेशन है वो होता है N2 का, तो A मैच करेगा N2 के साथ। केमनोफोर है, ये केमनोफोर HCl के साथ फॉर्म करता है MnCl2 एंड Cl2। तो ये रिएक्शन लिबरेट्स Cl2। एल्यूमिनियम जब रिएक्शन करता है किसी एसिड के साथ या किसी बेस के साथ, तो इसका काम है यहां से हाइड्रोजन को लिबरेट करवाना।
और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा इसके साथ। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और जो गैस लिबरेट होती है वो है इसके साथ हाइड्रोजन। अगला है सोडियम नाइट्रेट। जब इस सोडियम नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो सोडियम नाइट्रेट हीट करने के बाद देता है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और हाफ O2। इक्वेशन बैलेंस करके लिख रहा हूं। तो सोडियम नाइट्रेट के साथ मैचिंग होगी O2 की। तो यहां से देख लेते हैं कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। एक्चुअली ये मैच करेगा A के साथ 2, ओके, A के साथ 2, B के साथ 4, B के साथ 4, C के साथ 1 एंड D के साथ 3। ओके, सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF इन BF3 is 646 किलोजूल पर मोल, whereas that of CF in CF4 is 515 किलोजूल पर मोल. The correct reason of higher bond dissociation energy as compared to that of CF is. कहीं पर भी अगर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर गई है तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो वाला जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो हमें ये बोला जा रहा है कि यहां पर BF बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो CF बॉन्ड से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात यह है कि इसका मतलब ये निकला कि जो BF बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू CF। और जहां भी कहीं अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाता है, अगर बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं बेसिकली। या तो जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटे साइज की हो गई होगी या फिर वहां पर एक्स्ट्रा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया होगा। तो अगर आप BF3 को देखते हैं तो BF3 के केस में यह है कि बोरोन के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल है, बोरोन के पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल है और यहां पर फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर है। तो ये फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, ये इस बोरोन के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहे होते हैं और बैक बॉन्डिंग के चलते यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज कर जाता है। अब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया है तो यानी कि बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो रीजन देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बिटवीन BNF एज कंपेयर टू दैट ऑफ CNF। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग तो हो रहा है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, वो बन रहा है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल पाई बॉन्ड। तो ये जो एडिशनल पाई बॉन्ड है कुछ इसके इर्द गिर्द हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहां पर है सिग्निफिकेंट, ये p पाई है, सिग्निफिकेंट p पाई इंट्रैक्शन बिटवीन BNF इन BF3 whereas there is no possibility of such interaction between C and F in CF4। तो ये ऑप्शन हमारा सही है बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो p पाई किसको बोला जा रहा है, इस फ्लोरीन का 2p और इस बोरोन का 2p। तो फ्लोरीन का 2p और बोरोन का 2p ये दोनों मिलकर एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं p पाई इंट्रैक्शन। तो इस इंट्रैक्शन के चलते ही ये जो BF बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन B2H6। तो हमें इस B2H6 का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है कि यहां पर इन दोनों बोरोन एटम्स के बीच एक हाइड्रोजन को लेकर ब्रिज बना हुआ होता है। तो इन दोनों बॉन्ड्स को तो कहा जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो दो बॉन्ड्स हैं ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स और जो टर्मिनल 4 BH बॉन्ड्स हैं ये नॉर्मली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। क्योंकि आपको दिख रहा होगा इसके अंदर इस बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इनको रिक्वायरमेंट है 2 की। एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है बोरोन ने और एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन ने। और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कौन ऑक्यूपाई, कौन होल्ड करके बैठा है, तो एक बोरोन एटम और एक हाइड्रोजन एटम। तो यानी कि इस बॉन्ड के अंदर सिर्फ 2 सेंटर्स यानी कि 2 एटम, सेंटर का मतलब है यहां पर एटम से, तो यहां पर सिर्फ 2 ही सेंटर्स यानी कि 2 ही एटम्स इन्वॉल्व हैं और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो इन चारों के चारों जो BH बॉन्ड्स हैं, इन 4 BH बॉन्ड्स को कहा जाएगा दीज आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इन 4 को यह कहा जाएगा। तो इसके पास 4 तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं और 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 1। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज। तो इनमें से क्या है कि जिस सेंट्रल एटम के पास अगर मैं एक नॉर्मल ACl4 टाइप का केस लेकर चल रहा हूं कि कौन कौन हाइड्रोलिसिस इजीली शो कर सकते हैं, तो अगर इस A के पास कोई भी कैसा भी वेकेंट ऑर्बिटल है, चाहे वो P हो चाहे वो D हो, तो थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस आसान हो जाती है। पानी के अटैक करने के लिए कहीं से कोई स्पेस मिल जाता है। तो यानी कि जैसे BF3 है तो वहां पर बोरोन के पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल है तो हाइड्रोलिसिस कर सकता है। AlCl3 है तो एल्यूमिनियम के पास वेकेंट 3p ऑर्बिटल है, वो भी हाइड्रोलिसिस कर सकता है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन जो है कार्बन के नीचे आता है तो यहां पर जो 3d ऑर्बिटल्स हैं उनका आना शुरू हो जाता है। तो कार्बन ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है यहां पर CCl4 जिसमें कार्बन के पास ना ही तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल है ना ही कोई पाई बॉन्ड है, मतलब किसी भी टाइप का वहां पर कोई वेकेंट स्पेस ही नहीं है जहां पर वाटर आकर अटैक कर सके। तो CCl4 इनमें से एक ऐसा केस है जिसके पास अटैक करने की सेंट्रल एटम पर यानी कार्बन एटम पर कोई जगह नहीं है, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। जबकि सिलिकॉन, लेड और ये SnCl4 इन सब के पास अपने अपने लेवल पर अपने अपने टाइप के d ऑर्बिटल्स हैं, तो जहां से कम पानी का इंट्रैक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो इनमें से CCl4 एक ऐसा है जो हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहां पर हमारे को केस दिया हुआ है सिलिकॉन नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन कार्बन एटम के साथ। एक्चुअल में इस केस में सेम वही लॉजिक अप्लाई होगा जो अभी हम देख रहे थे कि कार्बन के पास कोई सेंट्रल एटम पर, जैसे कार्बन है जब 4 बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है तो कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है उसके पास, उसकी ऑक्टेट पूरी है। लेकिन जब सिलिकॉन आता है तो वहां पर ऑर्बिटल्स वेकेंट आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर नाइट्रोजन ने, जैसे ये NSiH3 ये मॉलिक्यूल है, यहां पर इस नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर है और सिलिकॉन के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल है। इन तीनों ही सिलिकॉन के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स है, लेकिन मैं एक केस को लेकर चल रहा हूं। और जबकि ये NCH3 होल थ्राइस है, तो यहां पर इस कार्बन एटम के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इस सिलिकॉन के वेकेंट 3d के अंदर ट्रांसफर कर देगा। बैक बॉन्डिंग वाला केस है, जैसा BF3 में हमने देखा। BF3 के अंदर क्या था, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल था और फ्लोरीन के पास लोन पेयर था, तो वहां पर बाहर वाले एटम से अंदर सेंट्रल एटम की तरफ ट्रांसफर हो रहा था। यहां पर बस केस ऑपोजिट है, सेंट्रल एटम जो है वो सिलिकॉन के वेकेंट 3d में ट्रांसफर कर रहा है। इसकी वजह से क्या क्या होगा, इसकी वजह से इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 से चेंज हो जाएगी, sp3 से चेंज हो जाएगी sp2 पर, और नाइट्रोजन सेंटर पे से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी 3 सिलिकॉन्स के ऊपर ट्रांसफर करवाई जा रही है। तो इसकी वजह से क्या क्या होगा, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो जो कन्वर्ट हो गई है फ्रॉम sp3 टू sp2, इसके चलते इसकी शेप चेंज हो जाएगी फ्रॉम पिरामिडल टू ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स होते हैं उनकी शेप होती है ट्रायगोनल प्लेनर। तो एक तो इसमें डिफरेंस कहां पर मिलेगा कि इसकी शेप चेंज हो गई है फ्रॉम पिरामिडल टू ट्रायगोनल प्लेनर, यानी कि प्लेनर हो गया। और जबकि ये वाला जो नाइट्रोजन है ये नॉर्मल sp3 का sp3 रहेगा, इसकी शेप पिरामिडल की पिरामिडल ही रहेगी। और जो सेकंड डिफरेंस आ रखा है वो इन दोनों नाइट्रोजन एटम्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर आ रखा है। इस एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड है, वो कहीं पर रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग के अंदर नहीं जा रहा। जबकि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, वो डीलोकलाइज हो गया, तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और इसकी वजह से वो जो बेसिक स्ट्रेंथ है नाइट्रोजन एटम की इस सिलिकॉन वाले मॉलिक्यूल के अंदर वो डिक्रीज कर गई। तो यहां पर 2 चेंजेस मिल रहे हैं, एक तो ये कि जो स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का वो प्लेनर होगा, और ये इस ट्राइमिथाइल अमीन इससे लेस बेसिक होगा। आई होप बात क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन 1। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स इज नॉट फिजिबल। तो एक तो जेनॉन के जितने भी रिएक्शंस हैं, उनके फ्लोराइड्स के, उनके ऑक्साइड्स के, कहीं पर फ्लोराइड डोनर्स के साथ करवाया, कहीं पर फ्लोराइड एक्सेप्टर्स के साथ करवाया, कहीं पर ल्यूइस एसिड के साथ करवाया, कहीं पर हाइड्रोलिसिस करवा दी है। तो जितने भी जेनॉन से रिलेटेड रिएक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन एडवांस लेवल तक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानकर चलिए पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर एक क्वेश्चन जेनॉन के ऊपर आ ही जाता है। काफ़ी सालों का ट्रेंड है, कम से कम 5-6 साल का ट्रेंड है कि हर साल P1 P2 मिलाकर एक क्वेश्चन कम से भी कम आ जाता है जेनॉन का। और अभी तो क्या है कि थोड़ा सा पी ब्लॉक का कंटेंट कम कर दिया गया है, तो फिर भी चांसेस थोड़े से कि क्वेश्चंस कम आएंगे इनऑर्गेनिक से, लेकिन फिर भी अगर पी ब्लॉक से सवाल बनता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जेनॉन का सवाल आ जाए। तो इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो, पहला जो रिएक्शन है वो है XCF3 का हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पे समझाया जाता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड ब्रैकेट में डाल डाल कर समझाया जाता है कि XCF4 जो है जब हाइड्रोलिसिस करता है तो डिस्प्रपोर्शनेशन करता है। कि यही ऐसा हैलाइड है जेनॉन का जो डिस्प्रपोर्शनेशन करता है। यहाँ पर जो जेनॉन है ये +4 स्टेट में है, ये जेनॉन 0 स्टेट में है, ये जेनॉन +6 स्टेट में है। तो ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन बहुत अच्छे से दे रखा है NCERT के अंदर कि XCF4 अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट करता है। +4 से 0 में जा रिड्यूस कर रहा है, +4 से +6 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसके चलते ये जेनॉन यहां पर डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है। XCF2 है, नॉर्मल सा केस है, हाइड्रोलिसिस चल रही है। यहां पर वाटर जो है Xe क्या कर रहा है, खुद को +2 से 0 में लेकर जा रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है और इस वाले ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है O2 के अंदर। तो ये रिएक्शन भी समझाया जाता है। जो RF है एक्चुअली ये है फ्लोराइड डोनर, ये कन्वर्ट हो जाएगा Rb पॉजिटिव और F नेगेटिव के अंदर। तो ये फ्लोराइड डोनर है, तो क्या करेगा XeF6 एक फ्लोराइड को लेकर बना देगा XeF7 नेगेटिव। तो ये रिएक्शन भी ठीक है। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है फोर्थ वाला, ये इसका रिवर्स करेक्ट है। इन्होंने क्या रिएक्शन को उल्टा करके दे दिया। रिएक्शन ऐसे होता है कि XeF6 की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर ये XeO3 बन जाएगा और HF लिबरेट होता है। बस इस रिएक्शन खासियत ये होती है कि यहां पर कोई भी रेडॉक्स नहीं होता है। ये जेनॉन भी +6 में है और ये जेनॉन भी +6 में है, ये ऑक्सीजन भी -2 में है, ये ऑक्सीजन भी -2 में, फ्लोरीन तो हमेशा खैर रहता ही -1 में है। तो ये जो रिएक्शन है, इन 3 रिएक्शंस को बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाया जाता है कि कौन सा जेनॉन का फ्लोराइड सिर्फ रिडक्शन करता है, कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन करता है और कौन सा रिडॉक्स नहीं करता। तो XeF6 जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसका रिवर्स करेक्ट है, इसीलिए हमारा यहां पर जो नॉट फिजिबल में जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है among the following oxo acids the correct decreasing order of acidic strength is। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन ये हम बहुत लेवल्स पर देख चुके हैं। 2-3 केसेस हैं जिनमें आपको देखना होता है और एक सिंपल सा केस है कि हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उस कॉन्जुगेट बेस की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। वो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल है, एसिड पेयर उसका उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सिंपल सा रिलेशन होता है कि अगर ये HA है कुछ, ये अपने आप को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है तो इस A नेगेटिव को कहलाया जाएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA। तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्टेबिलिटी ऑफ A नेगेटिव, टू द स्टेबिलिटी ऑफ A नेगेटिव। एक बहुत सिंपल सा केस लेकर चल रहा हूं। सपोज एक मेरे पास HClO4 है और एक HClO3 है। HClO4 ने डिसोसिएट करके बनाया ClO4- और ये देगा HClO3 देगा ClO3-। ClO4- है इस तरीके से, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और Cl3 के अंदर होगा एक लोन पेयर, शेप पिरामिडल है, बाकी हाइब्रिडेशन दोनों की sp3 है। तो Cl4- के अंदर जो O नेगेटिव का चार्ज है वो तीन दूसरे सेंटर्स के ऊपर डीलोकलाइज हो सकता है।
तो यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल 4 जगहों पर हो जाएगा, एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, एक ये और एक ये। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चारों ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर 1/4 हो जाएगा एंड ईच ऑक्सीजन एटम विल बी कैरिंग -0.25 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहीं पर ClO3 माइनस के अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 और दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर चार्ज को इंक्रीज करवाएगा, वहां पर रेजोनेट करवाएगा। तो इसके केस में जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3 जगहों पर, यानी कि ईच ऑक्सीजन एटम विल बी कैरिंग -1/3 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जहां पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसका मतलब उसका जो एसिड है वो उतना कम एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा इनमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा वो होगा ClO4- और सबसे कम जो करवाएगा वो होगा ClO-, यानी कि HClO जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा और ClO4- जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो करेक्ट आंसर जो बनता है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 3, HClO4 इज मैक्सिमम एसिडिक एंड HOCl या HClO इज लीस्ट एसिडिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दी फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोडक्ट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली आर। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन Cl2 के साथ, ये भी आप बहुत अच्छे से देख लेना क्योंकि ये रिएक्शन भी बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत ज्यादा आता है। ये 2-3 तरीके से पूछा जाता है कि कोल्ड में करवाया तो रिएक्शन क्या होगा, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, और अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट में करवा रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा। तो जब कोल्ड एंड डाइल्यूट में करवाते हैं तो वहां पर बनता है NaCl एंड NaOCl, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन तो हर जगह पर होगा, लेकिन जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट से करवाते हैं तो यहां जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं NaCl और NaClO3, और अगर यही कोल्ड एंड डाइल्यूट होता तो बनता NaCl एंड NaOCl। फिलहाल हमसे पूछा जा रहा है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट का, तो A के अलावा जो दूसरा साइड प्रोडक्ट है वो हमारा होगा NaClO3। और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Cl2 के साथ रिएक्शन, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन सा रिएक्शन है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन है। तो यहां पर बनता है जो साइड प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl ट्वाइस। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है कि जो फर्स्ट रिएक्शन में होगा साइड प्रोडक्ट वो है NaClO3 और जो सेकंड रिएक्शन है इसके अंदर बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो वो है CaOCl ट्वाइस। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ ज़ेनॉन से रिलेटेड है। खैर यहां पर पूछा जा रहा है द रिएक्शन इन विच द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइंड एटम की हाइब्रिडाइजेशन किस में अफेक्ट हो जाएगी, तो हमें यह देखना होगा। तो यहां पर जब XeF4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो SbF5 जो है वो है लुईस एसिड, ये क्या करेगा, ये XeF3 पॉजिटिव और SbF6 नेगेटिव ये बना देगा। तो यहां पर जो ज़ेनॉन है इसके पास में 4 फ्लोराइड्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, इस ज़ेनॉन के पास में 2 लोन पेयर्स हैं और 3 XeF बॉन्ड्स हैं। तो इस ज़ेनॉन की यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3d2 और इस वाले केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बन रही है sp3d, जिसमें 2 लोन पेयर्स हैं और 3 फ्लोराइड्स हैं। ओके, तो यहीं पर अफेक्ट तो हो रही है और बाकी चेक कर लेते हैं। जब H2SO4 को NaCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो यहां पर यह बन जाता है NaHSO4 प्लस HCl, ये बनाता है ये। तो यहां पर ये सल्फर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये सल्फर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहां पर खास कोई फर्क पड़ा नहीं, दोनों sp3 के sp3 ही हैं। जब H3PO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है तो ये बनता है, एक बनाता है PH3 और एक बनाएगा H3PO4, एक बनाएगा ये। तो यहां पर इस फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 है, इस फॉस्फीन के पास भी यहां पर एक लोन पेयर है, ये भी sp3 है और इस फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। तो यहां भी चेंज नहीं आया है अंडरलाइंड एटम की हाइब्रिडाइजेशन में। जब अमोनिया H+ के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है अमोनियम आयन। वो कैसे बन रहा है, ये लोन पेयर्स H+ के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहां पर भी नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि 3 तो NH बॉन्ड्स हो गए और एक लोन पेयर हो गया, और यहां पर भी इस नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि 4 NH बॉन्ड्स हो गए, लोन पेयर कंज्यूम हो गया। तो इन तीनों केसेस के अंदर जो
एटम की हाइब्रिडाइजेशन, अंडरलाइंड एटम की हाइब्रिडाइजेशन, उस पर कोई चेंज आ नहीं रहा है। यहाँ पर sp3 का sp3 रह गया, तो जहाँ पर चेंज आ रहा है वो है फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ेनॉन चेंज हो गई है फ्रॉम sp3d2 टू sp3d। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर हमें कुछ ऑक्सो एसिड्स दे दिए हैं फॉस्फोरस के, और सामने दे दिया गया है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमें मैच करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक से। ऑर्थोफॉस्फोरिक होता है H3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरस होता है H3PO3, हाइपोफॉस्फोरस होता है H3PO2 एंड हाइपोफॉस्फोरिक होता है H4P2O6। ओके, तो मैच कर लेते हैं। हाइपोफॉस्फोरस मैच कर रहा है +1 के साथ, ऑर्थोफॉस्फोरिक ये आ रहा है 5, हाइपोफॉस्फोरिक ये आ रहा है +4 एंड ऑर्थोफॉस्फोरस ये आ रहा है +3। ओके, तो ए मैच करेगा 5th के साथ, ए मैच कर रहा है 5th के साथ, बी मैच करेगा 1 के साथ, तो ए 5th के साथ, बी 1 के साथ। थर्ड में कुछ कुछ चल रहा है, बाकी मैच कर लेते हैं। ए 5th, बी 1, सी का 2, सी का 2, ये भी सही जा रहा है, और डी का 3rd, डी का +3। तो ओके, सो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स X2O, X यहां पर हैलोजेंस हैं। तो इस चीज को लेकर एनसीईआरटी में 2 लाइनें लिख रखी हैं कि दोनों स्टेबिलिटीज, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज को मिलाकर जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो ये है, सबसे ज्यादा I, फिर Cl, फिर Br। और ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है, तो आप कम से कम ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं जहां पर छिपा छिपा कर कुछ कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा वहां पर दिया हुआ है वैसा ही हमें मानना पड़ेगा, उसमें इफ एंड बट नहीं होता है। तो लॉजिक्स जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने एनसीईआरटी को कम से कम 3-4 बार पढ़ रखा हो, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर सिंपल आपसे पूछा ये गया है कि ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का, रीज़न तो पूछ भी नहीं रहे हैं, तो यानी कम से कम एग्जाम के अंदर हमारा जो मेन मोटिव है वो स्कोर करने का है। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि कम से कम ये जो S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, DNF ब्लॉक है, हाइड्रोजन है, इनकी एनसीईआरटीज को एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए। हाइड्रोजन S ब्लॉक माना सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो रिएक्शंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। तो इसमें काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक दोनों ऑर्डर्स को मिलाकर, दोनों के दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो है ये, आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर Cl, फिर Br। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है PCl5 इज नोन बट NCl5 इज नॉट नोन। तो रीजन बेसिकली यही है कि नाइट्रोजन अपनी ऑक्टेट को ऊपर लेकर नहीं जा सकता। अगर आप यहां पर देखो, नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो गए हैं 10, यहां पर फॉस्फोरस के पास में है 10। तो फॉस्फोरस अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स हैं, बट ऐसी कोई स्पेशलिटी नाइट्रोजन के पास नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है वो अपनी जो ऑक्टेट है वो 8 के ऊपर लेकर नहीं जा सकता, अपने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 के ऊपर लेकर नहीं जा सकता। तो मेन जो रीजन है वो d ऑर्बिटल्स का ना होना है। तो ये है नाइट्रोजन इज लेसर रिएक्टिव देन फॉस्फोरस, ये नहीं है। नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल, ये वाला ऑप्शन ठीक है। कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस, तो यहां पर कैटिनेशन की मतलब जो स्टेटमेंट है वो फिर भी ठीक है, फॉस्फोरस की कैटिनेशन पावर अच्छी है नाइट्रोजन से, पर यहां पर कैटिनेशन का मतलब ये हो जाता है कि एक एटम अपने साथ कितना स्टेबल बॉन्ड बना सकता है, P और P कितना अच्छा बॉन्ड बना सकता है, N और N कितना अच्छा बॉन्ड बना सकता है। तो PP बॉन्ड स्टेबल होता है वो बात ठीक है, लेकिन यहां पर कैटिनेशन को लेकर कोई बात ही नहीं है, वो उस कंसेप्ट में यूज ही नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। साइज ऑफ फॉस्फोरस इज लार्जर देन एटम, तो स्टेटमेंट ये भी सही है, फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि नाइट्रोजन अपनी ऑक्टेट से ऊपर लेकर नहीं जा सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, फॉस्फोरस लेकर जा सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, 3D ऑर्बिटल्स। तो करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है द नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड B
फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो यहां से जो नाइट्रोजन की गैस प्रोड्यूस हो रही है वो है NO2। NO2 में नाइट्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है। बोला जा रहा है कि जब A को हम डाइमराइज करवाएंगे, तो जब A को आप डाइमराइज कराएंगे तो डाइमराइजेशन कुछ इस तरीके से होगा और NO2 मिलकर N2O4 बना लेंगे। तो ये है कंपाउंड B जिसके बारे में बात चल रही है, ये हमारा प्रोडक्ट है B वाला। अब इन्होंने पूछा है कि इसके अंदर ब्रिज ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, तो इसके अंदर ब्रिज ऑक्सीजन एटम 0 है। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो बनेगा ऑप्शन 1 जो कि 0 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन A alkali, B major product. If B is an oxo acid of phosphorus with no pH bonds, then A is। तो व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, इनका ही रिएक्शन करवाकर देख लेते हैं। जब व्हाइट फॉस्फोरस को रिएक्शन करवाया जाता है किसी एल्कली के साथ तो ये बनाता है H3PO2, और जब रेड फॉस्फोरस को रिएक्शन करवाया जाता है किसी एल्कली के साथ तो ये बनाता है H4P2O6, ये बनाता है। तो इन्होंने बोला है कि इसके अंदर कोई भी pH बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो H3PO2 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है और इसके पास 2 pH बॉन्ड्स हैं, और जबकि H4P2O6 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ये है H4P2O6। तो इसके पास 2 pH बॉन्ड्स हैं, इसके पास एक भी pH बॉन्ड नहीं है। तो इसीलिए ये जो मेजर प्रोडक्ट B बन रहा है वो होना चाहिए H4P2O6, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए रेड फॉस्फोरस, क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस तो ऐसा ऑक्सो एसिड दे रहा है जिसके पास 2 pH बॉन्ड है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए वो है रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है कंपाउंड A इज यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एटमॉस्फेरिक इन नेचर। Oxidizing agent is amphoteric in nature. It is the part of lead storage batteries। तो lead storage batteries इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, वहां पर ये PbO2 ही है जो यूज किया जाता है, क्योंकि lead के लिए +4 जो ऑक्सीजन स्टेट है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट वो है अनस्टेबल। लेड +4 से ज्यादा स्टेबल होता है +2 स्टेट के अंदर, तो ये अपना रेडॉक्स रिएक्शन कैरी करता है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेड +4 स्टेबल ज्यादा नहीं है, वो +2 में कन्वर्ट हो जाता है बहुत रेडिली, तो इसीलिए PbO2 यूज किया जाता है लेड स्टोरेज बैटरीज में। सो करेक्ट आंसर है PbO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ। तो अभी H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाया था वो है ये, इसके पास 2 pH बॉन्ड्स हैं, तो इसका जो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग नेचर है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग पावर है, वो इन्हीं 2 pH बॉन्ड्स की वजह से है। तो जो करेक्ट इसके लिए बनना चाहिए ऑप्शन वो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 pH बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है न्यूमेरिकल टाइप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल ऑफ HO3+ आयन इज। तो HO की जो एटॉमिक नंबर है वो 67 हमें दिया हुआ है। तो इस 67 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 4f11 6s2। तो HO3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4f10 6s0। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि 4f ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4f ऑर्बिटल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कंपाउंड विथ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी अमंग MnF4, MnF3 एंड MnF2 इज। अब यहां पर हमें 2-3 चीजें एक साथ देखनी पड़ेंगी कि इन तीनों में से सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज किसकी हैं। तो वो है सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज MnF3 की। इन सब में से जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है MnF3। अब यहां पर मैंगनीज जो है
MnF3 के अंदर वो चल रहा है +3 में। मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर है वो है 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। तो Mn3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 3d4 4s0। तो इसके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं d ऑर्बिटल्स के अंदर वो आ गए हैं कितने? 4। वो आ गए हैं 4। अब हमें यह निकालना है कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ n+2 इन टर्म्स ऑफ इन यूनिट्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन, और n होता है इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कितना बनेगा? 4 × 4 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 24, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.9 के आसपास बनेगा। तो जब राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट इंटीजर तो करेक्ट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो है 5। बढ़िया सवाल है, काफी सारी चीजें एक साथ पूछ ली, ऑक्सीडाइजिंग भी पूछ लिया, उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी आपको पता होने चाहिए कौन से ऑर्बिटल्स के लेने होते हैं, तो डी के हमने ले लिए। और उसके बाद जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी होगी तो भी आपको पता होना चाहिए कि किसके आसपास है, उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ Nn+2 है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ MnO4 2- इन एसिडिक मीडियम रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मैंगनीज कंपाउंड्स A and B। अब देखिए जरा यहां पर MnO4 2-, मैंगनीज यहां पर ऑलरेडी +6 में है। तो जब वो +6 में है और बोला जा रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेशन कर रहा है, तो मैंगनीज के लिए +6 के आगे एक ही स्टेट रह जाती है +7। तो यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन के बाद का हमें जो एक प्रोडक्ट है वो तो पता ही है, वो MnO4 2- होगा। बोला जा रहा है दो चीजें बन रही हैं, तो जो दूसरा प्रोडक्ट होता है वो है MnO2। फिर हमसे पूछा जा रहा है इफ द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन B इज स्मॉलर, तो इसका मतलब ये हो गया ये A है और ये B है, B इज स्मॉलर देन दैट ऑफ A, देन द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, फिर से स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालनी है। फिर से वही सब करना है कि मैंगनीज के पास जब ये +4 स्टेट के अंदर है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंगनीज +4 में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है इस बार 3d3 4s0, क्योंकि मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर जो सेम अभी जस्ट पीछे किया है 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन थी, +4 के अंदर हो गए 3d3 4s0। तो इस बार जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं वो है 3। तो यहां से जब मैग्नेटिक मोमेंट निकाली जाएगी तो वो हो जाएगा 3 × 3 + 2, यानी कि 5 3 15, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इसका मतलब जो राउंड ऑफ करने पर वैल्यू बनेगी वो होगी 4। 3.9 के आसपास आ जाएगा, तो राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट इंटीजर में तो 4 के आसपास आ जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब ये आपको ध्यान होगा, ये हम क्रोमाइट ओर से बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसमें कहीं पर बीच में ये रिएक्शंस यूज होते हैं। तो जब FeCr2O4 को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो पहले ये बनाता है Na2CrO4। यहां पर पहले जो चीज बनती है वो है सोडियम क्रोमेट। अब इस सोडियम क्रोमेट को जब एसिडिक कंडीशंस में डाल दिया जाता है तो फिर ये बनाता है Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। तो हमसे पूछा यह जा रहा है कि इसके अंदर टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। तो Cr2O7 2- का जो स्ट्रक्चर है वो है ये। ये है Cr2O7 2-। तो इसमें कुल मिलाकर 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, बट एक जो है वो ब्रिज है और जो बाहर के 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, दीज 6 ऑक्सीजन एटम्स आर टर्मिनल। तो हमसे टर्मिनल के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस ऑन बॉइलिंग विद एल्कली इन इनर्ट atmosphere resulted in the formation of product A. The reaction in 1 mole of A with excess of AgNO3 in aqueous medium gives
तो जब व्हाइट फॉस्फोरस को एल्कली के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वहां पर एक जो मेन प्रोडक्ट है वो है फॉस्फीन, ये बनता है। अब जब इस फॉस्फीन के बारे में बात चल रही है, अब इस फॉस्फीन को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, जब इस फॉस्फीन को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये बनाता है HNO3 प्लस H3PO3 एंड सिल्वर, सिंपल सिल्वर बनता है। तो सिल्वर, HNO3 और H3PO3, इस पूरे को जब बैलेंस करके बनता है तो वो ये है कि इसके 1 मोल के साथ ये 6 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने हमसे यही पूछा है कि रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ए ये था, रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ए विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो यहां पर कितने मोल्स ऑफ सिल्वर बन जाएंगे। तो यहां पर अगर 6 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है तो हमें 6 मोल्स ऑफ सिल्वर ही मिल जाएगा, क्योंकि सिल्वर और तो कहीं यूज हुआ नहीं है। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन भी लगाएं तो जितना भी सिल्वर यहां पर है वो सारा का सारा सिल्वर यहां पर मिलेगा। तो इसीलिए जो आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज 6। तो यहां पर हमने सारा का सारा जितना भी पी ब्लॉक था, डीएनएफ ब्लॉक था, हमने ऑलमोस्ट हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करी है। हमने हर तरह के क्वेश्चंस ले लिए, हमने ग्रुप 15 भी ले लिया, ग्रुप 16 भी ले लिया, ग्रुप 17 भी ले लिया, ग्रुप 18 भी ले लिया, डी ब्लॉक भी ले लिए, पर मैंगनेट के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे ले लिए, K2Cr2O7 की प्रिपरेशन को लेकर सवाल ले लिया, कुछ एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स को लेकर सवाल बन सकते थे, हमने वो भी ले लिए। तो ऑलमोस्ट इन सारे के सारे 25 क्वेश्चंस हमने ट्राई किया है कि आपके पूरे चैप्टर का एक बढ़िया सा रिवीजन हो जाए। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू।